8th क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान दें। आज हम सुगम विज्ञान का लेसन 2 यानी चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस लेसन के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी का सारा वीडियो आपको मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, सूक्ष्म जीव, यानी वैसे जीव जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? अपने नग्न आंखों के द्वारा, यानी अपने आंखों के द्वारा उन जीवों को नहीं देख सकते हैं, जबकि वे सारे जीव हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहते हैं। हमारे वातावरण में, हमारे शरीर पर, वायु में, जल में, हर एक स्थान पर वे सारे जीव क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। वैसे जीवों को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ये तो है आपका सूक्ष्म जीव की परिभाषा कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सूक्ष्म जीव की खोज किसने की थी? तो एक डच वैज्ञानिक थे, ल्यूवेनहोएक ने 1676 में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या किया था? सूक्ष्म जीवों की खोज की थी। तब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सूक्ष्म जीव आखिर होते क्या हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित वैसे जीव जो हमारे वातावरण में चारों ओर उपस्थित हो, परंतु हम उन्हें अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसका एक कारण है विद्यार्थियों, क्योंकि हमारा जो आंख है 1 mm के 10वें भाग तक देख सकता है, परंतु उससे भी ये इतने 1 mm के 10वें भाग से भी काफी अधिक छोटे होते हैं, इसलिए हम इन्हें अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसलिए वैसे जीव जिसे हम अपने नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख पाए, वैसे जीवों को हम लोग क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे। इसकी खोज किसने की थी? तो एक डच वैज्ञानिक थे, ल्यूवेनहोएक। उन्होंने 1676 में क्या किया था? सूक्ष्म जीवों की खोज सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम छोटी छोटी वैसी वस्तुएं जिन्हें हम अपने नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख पाते हैं, उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या कर पाएंगे? आसानी से देख पाएंगे। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में आवर्धक लेंस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? आवर्धक लेंस लगे होते हैं। उसी की सहायता से हम लोग सूक्ष्म वस्तुओं को देख पाते हैं। तो अभी हमने जाना कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसे किस तरह हम परिभाषित कर सकते हैं, उसकी खोज किसने की थी, उसे हम किस प्रकार से देख सकते हैं, किस चीज की सहायता से देख सकते हैं। अब अगला है कि हमें ये जानना होगा कि आखिर सूक्ष्म जीव के अंतर्गत उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। सूक्ष्म जीव को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो सबसे पहला उसका भाग है कौन सा? जीवाणु। ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। क्या होता है? सूक्ष्म जीव होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं आखिर जीवाणु होता क्या है, इसकी खोज किसने की थी, ये इसमें पोषण कैसे होता है, इसमें प्रजनन कैसे होता है, इसका आकार कैसे होता है, कौन कौन से जीवाणु लाभदायक होते हैं, कौन से हानिकारक होते हैं। तो सबसे पहले जीवाणु। तो इन जीवाणु खोज किसने की? तो ल्यूवेनहोएक ने ही की थी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। और कुछ जीवाणु के यहाँ नाम है बैसिलस फोकाई, लैक्टोबैसिलस, और एक और होता है, बहुत सारे नाम है लेकिन 2-3 नाम जो मुख्य है मैंने उसके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, और एक होता है राइजोबियम। आकार इनका किन आकार के हो सकते हैं? तो गोलाकार हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, छड़ानुमा संरचना हो सकती है इनकी जीवाणुओं की। पोषण किस प्रकार के होते हैं? तो मैंने लेसन
सॉरी 7th क्लास में एक वीडियो डाला अपने यूट्यूब चैनल पे पोषण के बारे में। अगर पोषण के बारे में जानकारी नहीं हो तो वहां से आप ले सकते हैं कि पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उस वीडियो को देखें। तो पोषण में मैंने बताया था पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। तो जीवाणु जो है यानी बैक्टीरिया जो है वो कौन सा पोषी होता है, परपोषी होता है, क्योंकि भोजन के लिए वो क्या होता है, दूसरे जीवों पे निर्भर रहता है। जैसे ये पोषण कैसे करता है, जैसे मैंने उसमें बताया था उस वीडियो में, मृतजीवी यानी सड़े गले पदार्थ जो अपघटित होने वाले पदार्थ हैं उनसे ये पोषण प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है कि प्रजनन किस प्रकार होता है। तो प्रजनन जो है इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। प्रजनन जो आप 8th क्लास में ही आगे पढ़िएगा प्रजनन के बारे में, उसमें प्रजनन जो है 2 प्रकार से होते हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा अंग जो होते हैं सेपरेट रहते हैं, ठीक है ना, दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में जो है एक ही शरीर में दोनों अंग मौजूद होते हैं, वहीं से वे लोग प्रजनन करते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन हो गया। इसमें होता है मुकुलन होता है और बहुगुणन, यानी मुकुलन जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक हाइड्रा का मैं ले लूं तो उसमें कैसे प्रजनन होता है, मुकुलन की सहायता से प्रजनन होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसमें मुकुलन होगा और बहुगुणन होगा। बहुगुणन प्रजनन में क्या होता है कि उसके लिए नमी युक्त स्थानों की आवश्यकता होती है और काफी तीव्र गति से जीवाणु में यानी बैक्टीरिया में क्या होता है, वृद्धि होता है, यानी वे प्रजनन करते हैं। जीवाणु के अंतर्गत में एक और मुख्य चीज बताना चाहता हूं कि कुछ जीवाणु क्या होते हैं, हमारे जीवन के लिए लाभदायक होते हैं, कुछ जीवाणु हानिकारक होते हैं। हानिकारक जीवाणु क्या करेंगे, हमारे शरीर में प्लेग, टाइफाइड, हैजा, इस सब टाइप की बीमारियों को बढ़ाने में मदद करते हैं। जबकि कुछ ऐसे जीवाणु हैं जैसे राइजोबियम हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, वो क्या करेगा, वो हमारे जीवन में मददगार साबित होते हैं। जैसे राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता प्रदान करता है। सूक्ष्म जीव का अगला पॉइंट, पहला पॉइंट तो था, उसे कई भागों में बांटा गया है सूक्ष्म जीवों को। तो पहला उसमें था जीवाणु, दूसरा कौन सा है, तो शैवाल, इसको एल्गी बोलते हैं इंग्लिश में। तो शैवाल जो होते हैं अगर सूक्ष्मदर्शियों से कुछ एक कोशिकीय भी होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं, कुछ को हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं लेकिन कुछ को देख पाते हैं। उनका शरीर जो है एक पौधों के शरीर की संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार से होती है, लेकिन उसमें जड़, तना तथा पत्तियां नहीं पाई जाती है, इसलिए उनके शरीर को थैलमस कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो नदियों में, समुद्र में, तालाब में, झील में, कहीं कहीं बर्फ में भी और चट्टानों पे भी ये नमी युक्त स्थानों पर क्या होते हैं, उगते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक कोशिकीय भी होता है और दूसरा बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि हम उन्हें अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो एक कोशिकीय का मैंने यहाँ नाम लिखा है क्लेमाइडोमोनास, यानी यह एक कोशिकीय एल्गी है यानी शैवाल है। और एक कौन सा होता है, बहुकोशिकीय, जो समुद्र में पाए जाते हैं, 60-70 मीटर लंबे होते हैं। तो इसका एक नाम है मैक्रोसिस्टस इसको बोला जाता है। इनका आकार कैसा होता है, तो ये गोलाकार होते हैं, दंडाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं, छड़नुमा होता है संरचना। पोषण किस प्रकार से होती है, तो स्वपोषी होते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगला है प्रजनन। तो प्रजनन में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। तो ये है आपके शैवाल यानी एल्गी की विशेषता है। और हम आगे चलते हैं कि सूक्ष्मजीव में अगला पॉइंट कौन सा है। अगला पॉइंट है, पहला हो गया जीवाणु, दूसरा हो गया शैवाल और तीसरा है कवक, जिसको फुंग। यानी कवकों को आपने कभी कभी देखा भी होगा। तो जैसे कभी आपने
अपने घर पे जो ब्रेड आता है उसका कभी आपने अवलोकन किया है कि 2-3 दिन तक अगर उसे खुले स्थान पे रख दिया जाए तो उसमें कुछ संरचनाएं, हरी हरी संरचनाएं, सफेद सफेद संरचनाएं निकली हुई दिखाई देती है। तो वो क्या है, एक प्रकार का कवक है, फफूंद है, वो उसका उदाहरण होता है। लेकिन आइए हम जानते हैं कि कवक में कौन कौन सी आते हैं। तो ईस्ट आ जाएगा, फफूंद आएगा, मशरूम, यानी जितने मृतजीवी होते हैं जो अपघटित पदार्थों को अपघटन करने का काम करते हैं, वो किसमें आ जाएंगे, कवक के अंतर्गत आते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, छड़नुमा होती है। पोषण कौन सा होता है, तो मृतजीवी पोषण, यानी वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी भोजन के लिए दूसरे जीवों पे, दूसरे पदार्थों पे निर्भर होते हैं। प्रजनन कैसे होता है, दोनों प्रकार का, यानी लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन भी होता है। कुछ जो कवक होते हैं वो लाभदायक होते हैं, जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सब क्या है, लाभदायक कवक होते हैं। कैसे लाभदायक है, हम इस लेसन में दिया है एक जगह। तो ईस्ट क्या करता है, किण्वन प्रक्रिया, यानी किण्वन प्रक्रिया को करने में क्या होता है, सक्षम होता है। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा कई प्रकार के खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जैसे ब्रेड हो गया, बेकरी वाले जितने पदार्थ हो गया, अल्कोहल का निर्माण हो गया, तुमको सिरका वगैरह जो होता है, उन सभी चीजों के निर्माण में क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। कवक और मशरूम भी मशरूम जो है वो भोज्य पदार्थ के रूप में हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सूक्ष्म जीव हो वो क्या है, हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये जान लिए कि कवकों की क्या विशेषता है। और इनमें जो प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा होता है, यानी अलैंगिक प्रजनन होता है और लैंगिक, दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं। मुकुलन के द्वारा होता है। दूसरा है बहुगुणन विधि के द्वारा, यानी एक से कई संख्या में उनकी वृद्धि हो सकती है। क्योंकि इसलिए वृद्धि होती है, ये जो कवक होते हैं वो नमी युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं। उनका शरीर भी लगभग शैवालों के शरीर की जो संरचना होती है, जैसे क्या बताया था, सुकाय होता है, जड़, तना और पत्ती। देखने में तो पौधों के सदृश होते हैं, लेकिन जड़, तना और पत्ती क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। सुकाय शरीर होता है, थैलेमस होता है। तो इस प्रकार से उनकी संरचना होती है। दूसरी बात, ईस्ट जो है, ईस्ट का प्रयोग कई जगहों पे होता है। एक बहुत ही जो ये ईस्ट नामक कवक है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर एक कवक है, यानी फफूंद है, कवक तो कवक है। इसका उपयोग कई जगहों पे होता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, पाउडर या टैबलेट के रूप में कई वर्षों तक, 3 वर्षों तक, 4 वर्षों तक इसको संरक्षित करके रखा जाता है। इसके ये फायदे हैं कि ये नमी युक्त स्थानों पर काफी तीव्र गति से जनन करना शुरू करता है, वृद्धि करना शुरू करता है। यही कारण है कि बेकरी वाले जगह पे जहाँ पावरोटी, ब्रेड, बिस्किट्स वगैरह बनाए जाते हैं, वहां पे इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। उसके बाद शराब बनाने में, सिरका वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये आपका हो गया कवक। अब हम आगे चलते हैं। सूक्ष्म जीव का जो अगला पॉइंट है, 3 पॉइंट हम लोग ने पढ़ लिया, कौन कौन सा, जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया और कवक हो गया। अगला है वायरस, यानी विषाणु। तो हम वायरस भी बोलते हैं, विषाणु भी बोलते हैं। तो उसकी संरचना कैसे होती है, तो अभी तक एक प्रकार का संदेह बना होता है कि वायरस जो हैं वो सजीव होते हैं कि निर्जीव होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने वृद्धि और विकास के लिए जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। जब तक वे किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक उनमें वृद्धि और विकास नहीं होगा। यानी जब तक वो हमारे किसी जीव के शरीर के अगर बाहर है तो वो निर्जीव होते हैं, परंतु जैसे ही वो किसी जीव के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उनमें हर एक प्रकार का जैसे पोषण, प्रजनन सब कुछ शुरू हो जाता है। तो हम इस टॉपिक में वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस की क्या है, किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है, किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक है। तो वायरस जो है हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक है। जैसे बहुत सारी बीमारियां, जैसे पोलियो हो गया, HIV हो गया, चेचक हो गया, ये सभी किससे होता है, वायरस के कारण होता है। सभी वायरस के अलग अलग नाम होते हैं कि कौन सा वायरस किस बीमारी का
के लिए होता है। तो लेकिन वायरस का एक उससे हमें कुछ फायदे भी हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे पोलियो बीमारी थी, तो पोलियो बीमारी के लिए जो टीका बनाया गया वो क्या किया, वायरस की ही सहायता से तैयार किया गया। कैसे तैयार होता है कि प्रयोगशालाओं में वायरस को संवर्धित कर दिया जाता है ताकि वो जब किसी रोगी के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाए तो वो क्या हो, तेजी से गुणन नहीं करे बल्कि उस रोग को खत्म करने में मदद करे, ना कि जनन करे। इस प्रकार से वो वायरस जो है हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी। अगला है प्रोटोजोआ, यानी पांचवा और अंतिम पार्ट है सूक्ष्मजीव का। कौन सा? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होता है? एक प्रकार का सूक्ष्मजीव, यूकैरियोटिक इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इसके कोशिका के अंतर्गत सभी प्रकार के कोशिकाएं क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। प्रजनन होता है, पोषण भी होता है। कुछ प्रोटोजोआ लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। जैसे कुछ प्रोटोजोआ का मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि वो सजीवों के शरीर में परजीवी के रूप में, तो एक एंटरमीबा मलेरिया का भी होता है, और अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें प्रजनन किस प्रकार होता है। तो इसमें अलैंगिक प्रजनन यानी मुकुलन विधि के द्वारा, बहुखंडन विधि के द्वारा यानी बहुविभाजन विधि के द्वारा होता है। जो उसके बाद आपका कौन कौन के से प्रोटोजोआ जो है हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये क्या है? तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये भी एक प्रकार के प्रोटोजोआ है। कुछ प्रोटोजोआ हमारे लिए लाभदायक, कुछ हानिकारक है। लाभदायक किस प्रकार से है? तो वो पदार्थों को अपघटन में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और हानिकारक कैसे हैं? जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, एक प्लाज्मोडियम हो गया, एक प्रकार का परजीवी होता है, उसी के कारण कौन सा बीमारी होती है? मलेरिया की होती है। एंट अमीबा हो गया, जिसके कारण अमीबिया पेचिस की बीमारी होती है। यानी इस प्रकार से जो परजीवी हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरी बात, वो उनमें पोषण होता है, प्रजनन होता है, वो हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो ये रहा आपका सूक्ष्मजीव लेसन। मैं आशा करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट करें और पूछें क्या समझ में नहीं आया।